अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहरा है और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है एब्सेंस सीजर। ठीक है, अब एब्सेंस सीजर जैसा कि नाम से वाज़ेह होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसे झटके जो कि झटकों की नज़र में नहीं आते और एब्सेंस यानी कि एक गुम ख्याली के तौर पे आते हैं। ठीक है, थोड़ी सी अजीब लग रही होगी बात, लेकिन अगर आप एंड तक वीडियो में मेरे साथ रहेंगे तो आपको वजूहात, अलामात क्या होते हैं, किस तरीके से आते हैं, तकरीबन तमाम बातें आप समझ जाएंगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एब्सेंस सीजर पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। एब्सेंस सीजर अगर मैं सादा ज़ुबान में समझाऊँ तो आपको सडन कोलैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस सादा, ठीक है, इसमें एक मतलब ये है कि आपके जो होश होता है वो कुछ वक्त के लिए अचानक से गायब हो जाता है और फिर कुछ अरसे बाद वापस आ जाता है। ठीक है, अब इसमें होश खोने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट कि अगर मरीज़ जो है वो खड़ा हुआ था तो वो गिर जाएगा, वो वैसे अगर बैठा हुआ था तो वो बैठा ही रहेगा और अचानक से गायब हो जाएगा। मतलब गायब हो जाएगा इन द सेंस कि वो होश हवास में नहीं रहेगा। ठीक है, और वो अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास के जितने मामलात हैं वो उससे बिल्कुल अनअवेयर हो जाएगा, एब्सेंस हो जाएगा, वहाँ पे वो मौजूद ही नहीं होगा। ठीक है, तकरीबन 4 से 5 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक। ठीक है, और इसके बाद दोबारा आ जाएगा। अब इसमें सीजर का वर्ड इस्तेमाल होता है। सीजर का आमतौर पे क्या मतलब होता है? झटके लगना। ठीक है, लेकिन ये झटके ऐसे झटके होते हैं जिसमें बुनियादी तौर पे झटके नहीं लग रहे होते। ठीक है, ये अमूमन बच्चों के अंदर होते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ कोई वैसे हाथ पाँव चलाना और इस किस्म की कोई जो है वो अलामत नहीं आ रही होती। इसमें हल्की फुल्की अलामत होती है, वो भी ये कि जो मरीज़ होता है बैठे बैठे एकदम से होश खो जाता है और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो होश दोबारा आ जाता है। ठीक है, ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि एब्सेंस सीजर होते क्या हैं। अलामत की बात करूं तो मैं अगर कोई वीडियो मुझे मिली तो मैं वीडियो ज़रूर अटैच कर दूंगा किसी मरीज़ की। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं सादा ज़ुबान में समझाऊँ कि बैठे बैठे इंसान जो है वो होश खो देगा। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों में होता है। वो बैठे बैठे, अगर मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा आपको एक्टिंग करके दिखाता हूँ। अगर एक बच्चा है वो यूँ बैठा हुआ काम कर रहा है, ठीक है, कुछ भी लिख रहा है स्कूल के अंदर, अचानक से बैठे बैठे वो यूँ गायब हो जाएगा। बाज़-औक़ात तो उनकी आँखें जो है वो ऐसे झलक रही होती हैं, बाज़-औक़ात उनके होंठ जो होते हैं ना बैठे बैठे ऐसे हो रहे होते हैं। ठीक है, और उस दौरान उसको होश नहीं होता। अगर आप उससे पूछोगे ना कि क्या हुआ, ठीक है, तो वो नहीं बता सकता कि उसे ऐसी कोई अलामत आई है या ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, इसके आँखों का पलक झपटें हो सकती हैं। ठीक है, होंठ बार बार हिला सकता है। बाज़ क्या होता है ये भी कर रहे होते हैं। ठीक है, मरीज़, और बाज़ का ज़्यादा हैंड की छोटी छोटी मूवमेंट्स भी हल्का हल्का, जैसे मिसाल के तौर पर बैठे बैठे वो यूँ हाथ हिला रहा होगा। ठीक है, यूँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे जो है ना वो 4 सेकंड से लेके अमूमन 10 सेकंड तक होता है। ठीक है, और बाज़-औक़ात ये 20 सेकंड तक भी चला जाता है। ठीक है, लेकिन पॉइंट समझ आना है जो चाह रहा हूँ कि ये मरीज़ होश में नहीं होता। ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि होश में एकदम से बैठे बैठे गिर जाएगा, गिरेगा नहीं। अगर वो टेबल पे बैठा हुआ है तो बैठे बैठे एकदम से होश गायब हो जाएगा, होश चला जाएगा उसका। ठीक है, और आप उसको बुलाओगे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसको आवाज़ें मारते रहोगे, उसको आवाज़ नहीं जा रही होगी। ठीक है, और अगर आप उससे पूछोगे ना कि भाई याद है, तो वो ये भी नहीं बता सकता कि ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ हुई है बच्चे, और ये अमूमन होता है बच्चों में। ठीक है, तो इन्हें बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़-औक़ात समझना। ठीक है, और बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं उनको पता भी नहीं चल रहा होता, जिनके अंदर ये चीज़ कभी तशख़ीस हो ही नहीं पाती कि उनको एब्सेंस सीजर है बैठे बैठे। ये कोई देखा जाए तो ये आमतौर पे माँ बाप, स्कूल वगैरह, ये काफ़ी सारे लोग मिस हो जाते हैं। और इसमें जो अमूमन मरीज़ आता है ना, वो पता है क्या कह रहा होता है, जी डॉक्टर साहब ये हम कहते बुलाते रहते हैं, ये सुनता नहीं है हमारी बात। तो वो बेचारा सुन नहीं, उसमें उसका कोई कसूर नहीं हो रहा होता, वो बुनियादी तौर पर उसको उस वक्त झटका लग रहा होता है, एब्सेंस सीजर हो रहा होता है। ठीक है, और पॉइंट वही है कि मरीज़ को याद नहीं रह सकता। एंड इसके अलावा अलामतों में और ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ठीक है, किन लोगों में होता है ये? देखिए, एब्सेंस सीजर जो है ना उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ है उम्र, एज। ठीक है, ये जो एज जिसमें ये होता है वो ज़रूर 4 साल से लेकर 14 साल के दरमियान में। ठीक है, तो अमूमन ये बच्चों के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको डिस्टिंग्विश करना और इसे तशख़ीस करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा जो ख़वातीन होती हैं, यानी कि जो फीमेल बच्चियाँ होती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, उनके अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू बच्चों के अंदर। ठीक है, फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा अगर फैमिली में हिस्ट्री है, मिसाल के तौर पर किसी क्लोज़ रिलेटिव में, मिसाल के तौर पर चाचा, मामा, माँ बाप में, ठीक है, बहनोइयों में, मतलब किसी के अंदर भी क्लोज़ रिलेटिव के अंदर किसी को अगर मिर्गी की बीमारी है तो ये चीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये 3 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है।
तशख़ीस की बात की जाए, ठीक है, कि डायग्नोस कैसे होगा कि मरीज़ को जो है वो एब्सेंस सीजर है। जो भी आपको डॉक्टर होगा, जो भी आगे बैठा हुआ होगा, ठीक है, जब आप उसके पास जाएंगे आपको इस किस्म की हिस्ट्री लेके, तो वो जिन चीज़ों को देख के तशख़ीस करेगा, वो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है डिटेल्ड हिस्ट्री, ठीक है। वो बच्चे की A to Z तमाम बातें आपसे पूछेगा, ठीक है। आपने कब पहली बार नोटिस किया, क्या चीज़ें थी, वो आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल वगैरह करेगा, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री पूछेगा, ये तमाम चीज़ें हिस्ट्री में आ जाएंगी। फिर इसके अलावा EEG, ठीक है। अब इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, जैसे एक दिल की पट्टी होती है ना, ECG कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसी तरह एक दिमाग की पट्टी होती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। इसमें क्या होता है, जो हमारा स्कैल्प होता है, यानी कि जो हमारा सर होता है, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रोड या छोटी छोटी तारें चिपकाई जाती हैं, जैसे दिल की पट्टी के वक्त ली जाती हैं, ठीक है। और हमारे दिमाग के अंदर कांस्टेंट हर वक्त जो है ना वो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही होती है, ठीक है। और वो उस चीज़ को वो रिकॉर्ड करती है दिमाग की पट्टी कह सकते हो आपके सादा दिमाग में। वो एक लाइन टाइप की, जैसे अब दिल की पट्टी होती है, इसी तरह दिमाग की भी हो रही होती है। लेकिन जब मरीज़ को ये झटका पड़ रहा होता है, उस दौरान अगर जब उसकी EEG की जाती है, ठीक है, दिमाग की पट्टी निकाली जाती है, तो वो जो लाइंस होती हैं नॉर्मल नहीं होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होती हैं। तो वो उसे देख के भी जो है आपका डॉक्टर वो तशख़ीस करता है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, बाज़-औक़ात अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती तो फिर होता क्या है कि अमूमन मरीज़ों के जो है वो दिमाग के स्कैन्स करवाए जाते हैं, CT से लेके MRI तक, ठीक है, कुछ भी करवा सकता है आपका डॉक्टर, ठीक है। MRI ज़्यादा भी करवाया जाता है, ठीक है। MRI में होता क्या है कि बुनियादी तौर पे जो दिमाग होता है, ठीक है, उसमें देखा जाता है कि भाई कोई ऐसा तो नहीं इसमें कोई झटका पड़ा था बचपन में, या इसके दिमाग में कोई छोटा कैंसर पड़ा हुआ हो, कोई और इन्फेक्शन हुआ हो, तो उसे देख के अंदाज़ा होता है कि भाई जो हमारा जो बच्चे का दिमाग है वो ठीक है या नहीं है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी जो है वो एब्सेंस सीजर के तौर पर आ सकती है, इसलिए जो है वो MRI भी आपका डॉक्टर करवा सकता है। इलाज की बात करूँ तो इलाज इसका जो है ना सिंपल सी ज़ुबान, ठीक है। जब MRI वगैरह करवाया आपका डॉक्टर ने, उसे देखा कि भाई इसके अंदर कोई कैंसर पड़ा हुआ है, सिंपल वो उस कैंसर के हिस्से को निकाल देगा, कैंसर वाले दिमाग वाले हिस्से को निकाल देगा। अगर तो कैंसर वजह है या कोई और बीमारी इस तरह की छोटी मोटी इन्फेक्शन हुआ हुआ है दिमाग में या ऐसी कोई वजह है, तो वो उस चीज़ को इलाज किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी वजह नहीं मिल रही, ठीक है, फिर आपका डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले स्टार्ट करेगा एंटी सीजर मेडिकेशंस के तौर पर। एंटी सीजर मेडिकेशंस क्या हैं जी, यूँ समझें कि झटकों को रोकने वाली दवाइयाँ, उनके सबसे लोएस्ट डोज से स्टार्ट करेगा। मिसाल के तौर पर सबसे थोड़ी सी दवाई देगा और देखिएगा कि भाई कुछ अर्से तक वो देता रहेगा, झटका दोबारा पड़ा तो ठीक है, ठीक है, उसका डोज़ बढ़ा देगा। लेकिन अगर झटके रुक गए तो फिर उसी डोज़ को कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। और अगर झटके उससे ना कंट्रोल हुए तो उस दवाई का साइज तादाद बढ़ा देगा, दवाई थोड़ी सी हैवी कर देगा। इसी तरह वो इस तरह आहिस्ता उसका डोजेजेस बढ़ाता रहता है, ठीक है। लेकिन जो एक ख़ास बात है उसमें ये कि नॉर्मली जो एंटी सीजर मेडिकेशंस होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की यूज़ की जाती हैं। लेकिन एक दवाई है एंटी सीजर मेडिकेशन ही है, इथोसक्सिमाइड कहते हैं उसे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है एब्सेंस सीजर के अंदर, यानी कि इस किस्म के झटकों के अंदर। उसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, जो मेडिकल स्टोर वाला होता है वो डॉक्टर नहीं है, तो कभी भी उसके कहने पे दवाई बंद नहीं करनी, ठीक है। मैं भी आपको बता दूँ, जिस डॉक्टर ने स्टार्ट की है उससे पूछ के बंद करना है, सही है। अच्छा, इलाज की बात आ जाए। अब थोड़ा सा आपको बता दूँ, आपको मैंने पहले भी थोड़ा सा वीडियो के अंदर जिक्र किया है कि ये क्या होगा। अभी 14 साल तक जो है हो सकता है ऐसे झटके पड़े एब्सेंस सीजर के और उसके बाद खुद ब खुद बंद हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो है वो बंद होने के बजाय 14 साल के बाद ये बाकायदा तौर पे जैसे झटके पड़ना होता है, जिस्म कांपना और इंसान होश खो देना, फड़फड़ाना, ये किस्म के जितने हाथ पैर मार के झटके मारना, ये तमाम चीज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है। और इसमें डिपेंड पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कोई ये बता नहीं सकता कि भाई ये जो है वो ठीक हो जाएगा या ख़राबी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इलाज के ऊपर इतना ही। हाँ, अगर कैंसर वगैरह हुआ तो ऑटोमेटिकली उसका ऑपरेशन करके या फिर इन्फेक्शन हुआ तो उसको इलाज करके हटाया जा सकता है, सही। अच्छा, एक चीज़ जिससे मैं बात करना चाह रहा था वो ये था कि एक इसमें ना एक और किस्म के इलाज यूज़ किया जाता है जिसे कीटोजेनिक डाइट कहते हैं, ठीक है। इसमें बुनियादी तौर पर इलाज नहीं होता, जो नॉर्मल डाइट होती है वो एक ख़ास किस्म की डाइट दी जाती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद कम होती है, ठीक है।
तो इस जो डाइट होती है इसे कीटोजेनिक डाइट कहा जाता है, ठीक है। कीटोजेनिक डाइट पे मैंने बात की भी हुई होगी, अगर नहीं की हुई होगी तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, या चैनल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, वरना इंटरनेट पे भी बहुत चीज़ें बड़ी होंगी कीटोजेनिक डाइट के ऊपर। तो बहुत से डॉक्टर जो है ना वो कीटोजेनिक डाइट भी प्रेफर करते हैं, ठीक है, दवाइयों के साथ साथ। तो डिपेंडिंग अपॉन डॉक्टर टू डॉक्टर क्या वो इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक है, डॉक्टरों को कब दिखाना चाहिए, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले अगर आपको आपके बच्चे को कभी किसी किस्म को झटका नहीं लगा, लेकिन जो मैंने आपको अलामतें बताई हैं, बातें बताई हैं, इस किस्म की कोई भी चीज़ आपको लग रही है कि बच्चे के अंदर होती है, तो आप उसे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा पहले से ही डायग्नोस है, ठीक है, उसको एब्सेंस सीजर की प्रॉब्लम है, वो दवाइयों के ऊपर है, लेकिन फिर भी जो है वो उसके झटके नहीं रुक रहे, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर वो बच्चा है और उसको पहले से एब्सेंस सीजर होते हैं और दवाइयों पे उसके कंट्रोल थे, लेकिन अब उसे बाकायदा फुल ब्लोन किस्म का टोनिक क्लोनिक सीजर है, झटके मार रहा है, हाथ पाँव फड़फड़ा रहे हैं, जिस किस्म का आमतौर पर झटका पड़ता है, उस किस्म के झटके पड़ना स्टार्ट हो गए, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ये 3 चीज़ें हैं जिन कंडीशंस के अंदर आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाने की ज़रूरत है और मेडिकल अटेंशन की नीड है, ठीक है। कंक्लूजन करें सादा से ज़ुबान में, दोबारा थोड़ा सा जमा कर दूं जो मैंने इतनी बड़ी बातें बताई हैं। एब्सेंस सीजर एक ऐसा झटका है, मिर्गी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के झटके पड़ सकते हैं, ठीक है। जो एब्सेंस सीजर होता है ये अमूमन बच्चों के अंदर होता है, ठीक है, 4 से 14 साल के दरमियान में, और ये कुछ सेकंड्स के लिए होता है, इससे बच्चा अपना होश खो देता है। अमूमन स्कूल जो जाने वाले जो एज होती है इसके अंदर ये होता है, तो इस वजह से जो बच्चा होता है उसमें अमूमन टीचर्स ही कंप्लेन कर रही होती हैं कि बच्चा क्लास में बैठे बैठे एकदम से होश खो देता है या फिर बातें नहीं सुन रहा होता। इसके अलावा जो झटके वगैरह नॉर्मली होते हैं वो नहीं लग रहे होते, लेकिन वक्त के साथ जाके बाद में लग भी सकते हैं और वक्त के बाद ये जाकर ठीक भी हो सकते हैं। इलाज के तौर पर नॉर्मली जो है वो इन दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाई से अमूमन इसका अच्छे तरीके से इलाज हो जाता है, ठीक है। और वक्त के साथ साथ जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो झटके भी अमूमन चले जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इलाज के तौर पे एक डाइट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कीटोजेनिक डाइट कहते हैं, एंड आई थिंक दैट्स ऑल, ठीक है। एब्सेंस सीजर के ऊपर इतना ही। दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।